नमस्कार दोस्तों, देखिए जो आपकी क्लास है वो स्टार्ट हो गई है और जल्दी से सब लोग आ जाओ। और मैं यहाँ पर बता दूं कि वीडियो को आप पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो कोई दूसरा देखेगा फ्रेंड्स और सिलेक्शन लेके चला जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझते हुए चलेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें टॉप 20 यहाँ पर MCQ क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ जो मेरा एक्सप्लेनेशन रहने वाला है वो इसको और शानदार बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यह जो क्लास है यह लाइव नहीं है, यह लाइव के जैसी क्लास है। सो इसमें सब कुछ लाइव के जैसे होता है। मैं बस आपके कमेंट का जो जवाब है वह नहीं दे पाता हूँ। तो प्लीज़ मैं अगर आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँगा तो इसको आप नेगेटिव में मत लेना, क्योंकि यह प्रीमियर क्लास है, लाइव नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपके जो कमेंट का जो जवाब है मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊँगा, यह प्रीमियर क्लास है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कल 17 तक कर लिए थे, आज 71 से शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या पहला प्रश्न लिखता है। तो फ्रेंड्स आप प्रश्नों को देख के घबराए मत करिए, पूरा प्रश्न सुनिए, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, उसके बाद देखिए प्रश्न आपको आसान लगेगा। लिखा है इसमें, एक व्यक्ति बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक अंतः शोषण द्वारा वायु का कुछ आयतन सांस के साथ भीतर ले जाता है। भीतर ले जाई गई वायु की इस मात्रा को क्या कहते हैं? इसके कहने का मतलब यह है कि जब हम जोर से पूरा फेफड़ा अपना खाली कर देते हैं, मतलब सांस पूरा निकाल देते हैं, और उसके बाद खूब तेज का सांस जब खींचते हैं तो उसमें जो वायु ले गई है तो इसकी मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैव क्षमता। यहाँ पर हम 72 प्रश्न को देखेंगे क्या कहता है। तो देखिए यह बोल रहा है कि स्वस्थ मनुष्य निम्न में से कितनी वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वसित या निःश्वसित करने की क्षमता रखता है? यानी यह एक बार की बात नहीं कर रहा है, यह एक मिनट में हम जितनी बार सांस लेते हैं तो उसमें हम कितना ml वायु अंदर लेते हैं इसकी बात कर रहा है, एक बार की बात नहीं कर रहा है। और आप जानते हैं कि एक मनुष्य एक मिनट में 16 से लेकर 17 बार सांस लेता है, तो वह एक मिनट में कितना ml वायु अपने अंदर ले लिया, इसका प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, 6000 से लेकर 8000 मिली। चलिए 73 पर आइए। फ्रेंड्स मैं बता दे रहा हूँ कि आपके जो कमेंटों का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा, यह जो क्लास है और प्रीमियर है, इस बात को आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि आपका जो भी सही आंसर है वो कमेंट करते रहिए और अपना खुद चेक करते रहिए कि आपने 20 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का उत्तर जो है सही दिया है, और उसके बाद मेरे आंसर से आप मिलाते रहिए। अब देखते हैं 73 यहाँ पर। तो 73 कह रहा है कि श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आंकलन किया जाता है किससे? तो देखिए आप यहाँ पर जानते हैं जो पहला ऑप्शन है वो स्टेथोस्कोप है, और स्टेथोस्कोप को जानते हैं हम जो बोलचाल की भाषा में आला कहते हैं, जिससे धड़कन को देखा जाता है। उसी प्रकार दूसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं? आर्द्रता को नापते हैं। और इस फैगोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? ब्लड दाब नापते हैं, यानी रक्त दाब नापते हैं। और तो इसका मतलब डी ऑप्शन क्या है? स्पायरोमीटर बिल्कुल सही है। स्पायरोमीटर से हम क्या सांस की गतियों को नापते हैं। ठीक है, चलिए 74 आइए। 74 कह रहा है कि बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा क्या कहलाती है? ठीक है, यहाँ पर 74 देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने सही आंसर को यहाँ पर कमेंट करिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या कहलाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फेफड़ों की कुल क्षमता, यानी डी कहलाती है। ठीक है, चलिए 75 देखेंगे। अब 75 क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के साथ O2 के बंधन होने के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न कठिन हो सकते हैं, आपको लग सकता है, लेकिन आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए और इसको समझिए, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक क्लियर कर देगा और पेपर काफ़ी आपको आसान बना देगा। जब पहले से ऐसे प्रश्नों को आप देखे रहेंगे तो पेपर काफ़ी आसान लगेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? pH में वृद्धि से बंधन में गिरावट। अब यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन के साथ O2 के बंधन, और आप जानते हैं यहाँ पर कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वही जो है ऑक्सीजन को लेके हर जगह तक जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है pH में वृद्धि से बंधन में गिरावट। pH से वृद्धि में बंधन में गिरावट, यानी अगर आपके ब्लड का जो pH मान है अगर ज़्यादा हो जाता है तो बंधन में गिरावट हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कम बंधन होता है, कम लेके जा पाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे शरीर का जो pH मान है ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन क्या कम जाएगा, हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन लेके जाएगा, कम बंधन कर पाएगा। उसी प्रकार तापमान में वृद्धि के संबंध में बंधन में गिरावट। बिल्कुल हमको जब बुखार होता है तो उस समय भी क्या ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि उस समय क्या हीमोग्लोबिन सही से ऑक्सीजन को नहीं लेके जा पाता।
उसी प्रकार देखिए सी है, CO2 में वृद्धि से बंधन में गिरावट, बिल्कुल सही बात है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में अधिक हो जाएगा तो बंधन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए डाईफॉस्फोग्लिसराइड सांद्रता में वृद्धि से बंधन में गिरावट, तो यह बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ गिरावट नहीं होता है, ठीक है। अब आएंगे 76 पर। 76 प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इसको, गैसों विनिमय हेतु फेफड़ों में प्राथमिक स्थल होते हैं, ठीक है। फेफड़ों में कौन से प्राथमिक स्थल होते हैं, तो यहाँ पर आप सबको पता होगा वायु कोष होता है, ठीक है। इसी में जाके वायु क्या होती है, जो हम सांस लेते हैं वहीं पे जमा होती है, वहीं पे क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है और ऑक्सीजन क्या है, ब्लड में जाता है। चलिए 77 देखिए, 77 देखेंगे, 77 में लिखा है हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा संवाहित ऑक्सीजन, मतलब कहने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो यहाँ पर जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वही मेन होता है, और सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या, 97%, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी 97% ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए 78 देखते हैं, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट देखते हैं। 78, किस स्थिति में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 वियोजित होने लगती है। इसके कहने का मतलब है कौन सी स्थिति होगी जब आप जानते हैं कि देखिए ऑक्सीजन लेके जाने का काम किसको है, हीमोग्लोबिन को है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन लेके आता है, हीमोग्लोबिन भी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। तो ये पूछने का मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन है वह तो शरीर से बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि वो ब्लड में रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को तो जाना होता है ना शरीर से बाहर, तो वह किस स्थिति में वियोजित होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑप्शन है इसका सही है, वह देखिए O2 का स्तर उच्च होता है और CO2 का स्तर निम्न होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ऑक्सीजन का स्तर ज़्यादा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन से वियोजित हो जाती है, छूट जाती है, और उसके जगह पर कौन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, और ऑक्सीजन हमारे शरीर में चला जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ पूरे शरीर में जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, इससे अधिक मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि समय को भी देखना है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए, इसको भी देखना होता है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम इससे अधिक समय नहीं दे पाते हैं एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। चलिए यहाँ पर 79 देखिए, 79 बोल रहा है फेफड़ों की कुपिकाएँ कभी खाली नहीं रहती हैं, ठीक बिल्कुल सही है। कितनी मात्रा में कार्यात्मक अवशेष वायु इनमें सदैव भरी रहती है। इसका मतलब आप जानते हैं कि जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि हम अपना सांस रोक लेते हैं, लेकिन जब सांस रोक लेते हैं फिर भी हम कुछ देर जिंदा रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि हमारे फेफड़े में पहले से रिजर्व वायु रहती है, जो जब तक हम फेफड़े को रोके रहते हैं, जब तक हम सांस रोके रहते हैं, ठीक है, तब तक उससे हमारा शरीर काम चलाता है। तो वह रिजर्व कितना होता है, यहाँ पर रिजर्व कितना होता है, तो यहाँ पर 2300 मिली रिजर्व पहले से फेफड़े में रहता है। किसी में यह ज़्यादा होता है तो वह ज़्यादा देर तक सांस रोक पाता है, किसी में यह कम होता है तो वह सांस नहीं रोक पाता है। 30 सेकंड 20 सेकंड रोकने में सांस छूट जाती है। तो आपने ऐसा महसूस किया होगा, ठीक है। अगर ये रिजर्व न रहे तो हम सांस नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, 10 प्रश्न और है, उसको देख के जाइए। देखिए यकृत में अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का संश्लेषण क्या कहलाता है। देखेंगे ऑप्शन है ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, और ग्लाइकोजेनेसिस है, और इमल्सीकरण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब यकृत में अमीनो अम्ल से आपको अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनाना है। इसका मतलब नियो इसमें शब्द जुड़ जाता है। मतलब यह जब कब बनता है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज खत्म हो जाता है और यहाँ पर ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाता है, ठीक है, तब जाके हमारा शरीर किससे, अमीनो अम्ल से, वसीय अम्ल से ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यह सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की क्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को मैंने बता रखा है, इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो आप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं 81 पर। 81 क्या कर रहा है, यकृत में निर्मित होने वाले उस पदार्थ का नाम बताइए जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। तो ये काफ़ी फेमस प्रश्न है, तो इसको जानते हैं। सही आंसर क्या है, हिपेरिन है, ठीक है। हिपेरिन का मतलब ये होता है कि जो हमारा वाहिनी होती है, जो उसमें ब्लड चलता है, उसको जमने से रोकता है। तो हिपेरिन की जब कमी हो जाती है तो ब्लड का जम जाता है, यानी रुक जाता है, क्लॉट कर जाता है, ठीक है। तो हिपेरिन ही है जो इसको जमने से रोकता है। चलिए 82 लैंगर हैसन की दीपिकाएँ
किसमें उपस्थित होती हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसमें उपस्थित होती हैं, तो यहाँ पर जो उसका सही आंसर हो जाएगा वह अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं, जिससे इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक 2 हार्मोन्स निकलते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन से कौन सा कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। और वृक्क जानते हैं कि हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। चलिए आगे चलते हैं। 83 को यहाँ पर देखेंगे तो 83 क्या करा, पाचन में अब इस 4 ऑप्शन दे दिया है, अब इसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो पाचन में बड़े भोजन, ऑप्शन ये है, बड़े भोजन के कण छोटे कणों में टूटते हैं, बिल्कुल सही बात है। अघुलनशील भोजन कण घुलनशील घटकों में टूटते हैं, यह भी सही बात है। मंड तथा स्टार्च अमीनो अम्ल में बदलता है, तो ऐसी बात नहीं है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए 84 आइए। मंड अर्थात स्टार्च अथवा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है, यहाँ पर बताना है कि आपको कि कौन से एंजाइम से मंड, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो यहाँ पर आपको यह बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए एमाइलिप्सिन या एमाइलेज से मंड का, स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर पाचन होता है। पेप्सिन से किसका होता है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से क्वेश्चनों को समझने के बाद जाकर वहाँ पर डाउनलोड करके उसको समझेंगे जरूर, ठीक है, जरूर। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद अंतिम उत्पाद क्या बनता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज या मोनोसेक्राइड बनता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए ट्रिप्सिन बदलता है, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो किसको किस में बदलता है, यहाँ पर यह पूछ रहा है, ठीक है। चलिए 86 क्वेश्चन बताइए। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है, मैंने अभी बताया कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में यहाँ पर बदलेगा। ट्रिप्सिन ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचक है, यहाँ पूछ रहा है कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने पढ़ा ट्रिप्सिन, ऊपर मैंने बताया था पेप्सिन, और यहाँ पर काइमोट्रिप्सिन एक और एंजाइम आ गया है, यानी ऑप्शन ए इसका भी सही है। यहाँ पर देखेंगे ट्रिप्सिन और एमाइलेज है, तो ट्रिप्सिन तो पचाएगा लेकिन एमाइलेज उसको नहीं पचाता है। उसी प्रकार टैलिन मंड को पचाता है, आप जानते हैं, ऊपर से कोई नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि यह सीरीज जो है तीनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। चलिए 88 नंबर आइए। एंजाइमों को उनके पदार्थों के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। ये तो यहाँ पर देखिए हम बताएंगे कि कौन सा एंजाइम किसको पचाता है। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि लाइपेज किसको पचाता है, वसा को पचाता है। उसी प्रकार न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्लों को पाचन करता है, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रोटीन का पाचन करता है और डाइपेप्टाइडेज का पाचन करेगा। यानी यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 89 देखिए, 89 देखेंगे यहाँ पर, और 89 क्या कह रहा है कि प्रोटीन्स को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न यह आ रहा है, इसलिए परीक्षा में भी आपसे 100% पूछा जाएगा कि प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलाइटिक होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रोटियोलाइटिक। अब देखेंगे लास्ट देखेंगे कि पश्च या निम्न महाशिरा का दायां अलिंद में छिद्र किस कपाट से ढका होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा यूस्टेकियन कपाट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके टॉप 20 प्रश्न हैं वो यहाँ पर क्या समाप्त होते हैं। अब बात आती है PDF की, तो PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और रिविजन जरूर करिएगा। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ एक अच्छा कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।